मेरे पिता चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं और मैंने इंदिरा गांधी को 7th और 8th क्लास में देखा और उड़ीसा पहली बार आया जब यहाँ के ऊपर फुलबानी में वहाँ पर दंगे हो रहे थे और उनमें कोई अज्ञात व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा कि आपको पता है कि नारायण दत्त तिवारी जो बहुत बड़े देश के नेता थे और उस समय आंध्रा के राज्यपाल थे, तो उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी जी का एक बेटा है और जो बेटे को वो अपना बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं। तो वो समाचार पत्र में छपा और बड़ा हंगामा हुआ। फिर वो डीएनए टेस्ट हुआ। नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन देश के एक बहुत बड़े एक इलेक्शन कमिश्नर थे और वो इलेक्शन कमिश्नर ने नेपाल के इलेक्शन कमिश्नर से शादी कर ली थी। तो मैंने फूलन देवी से मिला, मैं चंद्र स्वामी से मिला, मैंने सोनिया गांधी की जीवनी लिखी। मैं यहाँ आया, जानकी बाबू मुख्यमंत्री थे, गिरधर गुमांग बड़े नाराज हो गए कि आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर उनको हटा भी दिया गया था। संगमा और इनमें विवाद हो गया कुछ शरद पवार जी पे। एक बार क्या हुआ कि सिंधिया जी आपको जैसे जानते हैं क्रिकेट में उन्हें बड़ी रुचि थी, तो वो एक बार एमपीज का डेलीगेशन लेके वेस्ट इंडीज जा रहे थे। आज हमारे साथ है एमिनेंट जर्नलिस्ट एंड राइटर रशीद किदवाई। तो वो एक जर्नलिस्ट के हिसाब से उनकी जर्नी का कैसे शुरुआत हुआ था और फिर ये जो स्ट्रगल रहा होता है ना, जर्नलिस्ट और पावर के साथ हमेशा एक स्ट्रगल चला रहता है, उसमें एक जर्नलिस्ट को जितना आइडेंटिटी मिलता है बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो वो पूरा स्ट्रगल के बारे में हम बात करेंगे। इच्छा क्या थी आपकी बचपन में होने के लिए, या फिर आप पहले से ही जर्नलिस्ट होने के लिए सोचे थे, या फिर बाद में ये इंटरेस्ट हुआ? जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, धन्यवाद। देखिए, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, मेरे पिता जो थे वो भारतीय इकोनॉमिक सर्विस में, ऑल इंडिया सर्विस में थे और वो सरकारी कर्मचारी थे। और मेरे जो चाचा वो पढ़ाने का काम करते थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वहाँ पॉलिटिकल साइंस के वो प्रोफेसर थे। और ज़्यादातर हमारे यहाँ शिक्षा का होता कि शिक्षा या सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाते थे। तो मुझे जो था, जब मैं पहले लखनऊ से फिर दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने दिल्ली कब आए? दिल्ली में 1980 में आया, तो आपकी पहले जन्म से बहुत पहले। और उस समय दिल्ली बहुत इंदिरा गांधी जीवित थी, तो हम वहाँ पर रहते थे। हमारा एक दो बार इंदिरा गांधी से भी उस तरीके के सोशल उस पर परिचय हुआ। तो मुझे आपका उम्र तब कितना हुआ था? तो मैं जब आया तो मैं 7वीं क्लास में था, मतलब 8वीं में आया था। तो मैं 14 साल का था। मैं 67 बॉर्न हूँ, 1967, दैट मेक्स मी 58 नाउ। तो 58 साल का हूँ मैं। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने इंदिरा गांधी को 7th और 8th क्लास में देखा, और मैंने देखा कैसे इंदिरा गांधी जब सत्ता से बाहर थी तब उनका क्या हाल था, और जब सत्ता में आई फिर राजीव गांधी, फिर नरसिम्हा राव, तमाम एक मैंने पूरी किताब लिखी हुई है, उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री। तो वो मैंने किताब उनकी तारीफ में नहीं लिखी, बल्कि उनका एक आकलन किया है। वो किताब अमेज़न पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो मंगा के पढ़ सकते हैं। राजकमल प्रकाशन है, राजकमल प्रकाशन जो हिंदी का मशहूर प्रकाशन हाउस है, उसने किया। उसका किताब का नाम है भारत के प्रधानमंत्री दिशा और दशा। तो मेरा उसका लिखने का, मैं बताऊं, ये मामला ये था कि पत्रकारिता में लोग आज बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। लोग किसी के पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में, लेकिन मैंने सब प्रधानमंत्रियों का एक राजनीतिक आकलन किया। तो किसी को कम समय मिला और किसी को ज़्यादा समय, हाँ। लेकिन सबकी देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति कमिटमेंट, देश के प्रति कुछ करने का भाव था। जैसे हम जानते हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी वापस आई। उसके बाद राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। ये तो आपकी बहुत अर्ली एज से हो गया था, जो पॉलिटिकल सर्कल से जाने पहचान। क्यों, मतलब पापा? तो मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं। और जिस दिन आईएएस का इम्तिहान था, ये बात आपको रोचक लगेगी, उस दिन मैं एक डिफेंस ट्रिप पे, मतलब पत्रकारिता से मैं जुड़ गया था, वो मैं वहाँ चला गया और मैंने वो उसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो भी दे दिया। तो मेरे पिता काफ़ी उस बात को लेकर नाराज़ हुए और कहे कि तुम कम से कम एक बार ट्राई तो करते, तुम्हारा माइंड अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे हो। तो मैं जब दिल्ली आया तो मैंने पहले एक वहाँ एंग्लो अरेबिक स्कूल था, फिर मैं भारतीय विद्या भवन में गया
और बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है भारतीय संस्कृति। और पहले मैं एंग्लो अरेबिक स्कूल में था और फिर मैं आया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। तो मुझे तीनों जो भारत के, अगर आप धर्म या आस्था या सामाजिक एतबार से देखें तो मैं तो एंग्लो अरेबिक, भारतीय विद्या भवन और सेंट स्टीफेंस, तीनों जगह जो थी प्रार्थनाएं अलग अलग धर्मों की होती थी। मतलब एक जगह इस्लाम, दूसरी जगह हिंदू धर्म और तीसरी जगह ईसाई चर्च में एक सुबह सर्विस होती। इस बात पे एक पूछना है कि आजकल कोई स्कूल में या किसी की जगह में ऐसे इशू पर तो बहुत हंगामा हो जाते हैं ना, तो उस समय और इस समय में कितना अंतर आपको दिख रहा है? जी बहुत। तो इसीलिए आज जब लोग जो एक दूसरे के खिलाफ या नफरत के भाव से बात करते हैं कि अरे वो फलाना ऐसा इस समुदाय का, और सब लोग करते हैं, वो मुझे बड़ा अजीब समझ बड़ा मतलब समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे, मैं आपको बताऊं, और ये मैं केवल आपके दर्शकों को केवल उनको खुश करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि मुझे तीनों जगह जिस तरह का एक तरीके का सम्मान मिला और जो मुझे एक उनसे एक कनेक्ट हुआ, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो देखिए धर्म अलग अलग करके, देखिए दुनिया में मेरा मानना यह है दो ही तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और नास्तिक। मतलब एक जो है जो मानते हैं कि कोई एक पावर है, एक एनर्जी है, एक इटर्निटी है, वो किस तरह का है। अब वो पूजा पद्धति अलग अलग है, सबका रिचुअल्स अलग लेकिन रिचुअल अलग अलग होते हैं। और उसमें एक धर्म में भी बहुत ज्यादा, चाहे हिंदू धर्म देखें, इस्लाम देखें, जैनिज्म में मैं आपको बताऊं कि 12-16 सेक्ट हैं, जबकि दिखने में छोटा वो लगता है। ईसाइयों में बहुत ज़्यादा विविधता है। तो ये जो है बनाने वाला हम सबका मतलब मालिक एक है, और इस बेसिक सच्चाई को हम लोग कई बार नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो मुझे जो है आज भी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हर धर्म और हर समाज के, हर परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, और उसमें साथियों आप जानते हैं कई बार नफरत का भाव आता है, लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, फॉरवर्ड जो होता है वो आजकल बहुत, लेकिन वो मुझे बहुत अजीब और अटपटा लगता है। और उसके लिए मैं ऊपर वाले का, मालिक का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे, जैसे मैंने कहा, एंग्लो अरेबिक स्कूल, भारतीय विद्या भवन और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, तो मुझे ऐसे संस्कार मिले कि मैं चाहूँ भी अगर, तो मेरे मन में किसी के लिए खटास या नफरत का भाव आ ही नहीं होता। और मैं बहुत सारी चीज़ें, और देखिए पत्रकारिता से जुड़ने में बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं उड़ीसा पहली बार आया जब यहाँ के ऊपर फुलबानी में, फुलबानी में वहाँ पर दंगे हो रहे थे। और दंगे किसके बीच में हो रहे थे? जो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में। तो मैं उत्तर प्रदेश से आया था, तो मुझे यहाँ आकर के पहली बार पता लगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। मतलब उनपे जो शेड्यूल कास्ट है वो उनपे मतलब हावी या राजनीतिक रूप से ज़्यादा मजबूत था। तो बहुत सारी, फिर मैं आपको बताते चलूँ, जब उस संदर्भ का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं जो फुलबानी आया और जब मैं वापस, तो मैं मतलब गांव के किसान ने मुझे एक इतना बड़ा, मतलब कम से 5-6 किलो का कटहल दिया, एक तोहफे उपहार के रूप में। और वो मैं उसको लेके फ्लाइट में दिल्ली में ले गया, क्योंकि देखिए ये प्रेम होता है, इंसान के पास जो होता है वो ऑफर करता है, उतना ही है जो हम साथ लेके जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुमूल्य, और मुझे मतलब उस प्यार से मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। तो देखिए एक कनेक्ट होता है। मैं दुर्भाग्य की बात है कि मैं उड़िया नहीं बोल पाता था, उसको जाहिर है अंग्रेजी नहीं आती थी या हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारा एक आत्मीयता का रिश्ता है। ये जो इंसानी रिश्ते होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। आप जहाँ भी हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से आकलन करें और आपको भी खुशी मिलेगी। आप लोगों से जब जुड़ेंगे, आप ये देखिए कि जो आपका जो भगवान है या जो देवी शक्ति है, उसी ने ही जो आप जिसको विरोधी, अपना दुश्मन या अपना खतरा मान रहे हैं, उसको भी उसी ने बनाया है। सुकून सबका एक है। ये बहुत मौलिक बात है। पूजा पद्धति, आस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन लोग आस्तिक हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख के चले तो मुझे लगा समाज अच्छा होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हम फिर वहीं वापस आते हैं कि आपको कितना उम्र हुआ था जब आप एज ए जर्नलिस्ट काम करना शुरू किया? मैं जब स्कूल और कॉलेज में था 11वीं-12वीं में, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम करने लगा। युवा वाणी करके प्रोग्राम होता था, वो मैं करने लगा। कुछ मैंने फिल्मी गानों को एक तरीके के सजा के आकाशवाणी पे प्रस्तुत करना होता था, वो करने लग गया। मैंने लिखने का काम किया, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग में, हॉकी और फुटबॉल के बारे में मैं मैदान में जाता था और लिख के वो एक कॉलम लिखता था। फिल्मों का मुझे शौक था, तो मैं मिड डे नाम का जो बम्बई से अखबार निकलता था और दिल्ली से, उसमें मैं कॉलम, फिल्म रिव्यू लिखता था। तो मुझे जब तक मैं कॉलेज में 11th-12th में ये करते थे, तो आपने कब से सोचा था कि हाँ आप जर्नलिज्म में आएंगे? तो एक जो होती है ना साथियों, जो एक बाईलाइन होती है, मतलब जो श्रेय मिलता है, क्रेडिट, वो उससे मुझे बड़ा उत्साह मिला। और लोगों से मैं बहुत, उस जमाने में कबीर बेदी जैसा
एक्टर, उससे मिला और बहुत से लोगों से, मेरे खिलाड़ियों से परिचय हुआ, सुनील गावस्कर से, तमाम लोगों से। तो मुझे लगा बड़ा इसमें मतलब मुझे लगा कि ये तो मेरी ख्वाहिश है। और आज तक साथियों इतना टाइम हो गया, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये मैं 1988-89 की बात कर रहा हूँ और आज 2025 है, तो मतलब करीब आप देखें तो 35 साल का समय हो गया है। तो 35-36 साल में मुझे कभी मतलब वो नहीं लगा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो मेरा मन कर रहा है वो कर रहा हूँ। इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता का एक नशा होता है पॉजिटिव सेंस में, कि आपको इतना लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो कि आप हॉकी मैच देख रहे हो, फुटबॉल मैच देख रहे हो और उसके बाद उसके ऊपर लिख रहे हो, और बहुत कुछ उसमें से मुझे सीखने को मिला। तो मैं स्टेट्समैन के लिए लिखने लग गया और फिर मैंने कोई प्रयास नहीं किया कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, ये जाऊँ। फिर मुझे विदेश जाने, मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं इंग्लैंड गया और वहाँ लेस्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर से मैंने MA मास कम्युनिकेशन में किया। तो मास मीडिया के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता चला। जैसे आज मैंने कहा कि मीडिया जो है वो समाज का बदलाव के लिए नहीं है, समाज को और वो मतलब एक तरीके से संगठित करके मजबूत करती है, जो पावर स्ट्रक्चर। मतलब मीडिया इज नॉट अ कैटलिस्ट फॉर चेंज, इट इज फॉर स्टेटस को। तो ये तमाम बातें मैंने वैसे सीखी। फिर मैं आया, फिर मैंने कुछ समय नेशनल हेराल्ड में काम किया, जो अखबार आज बड़ा कभी कभी उसमें न्यूज़ में रहता है। फिर मैं एक ANI नाम की टीवी संस्थान है उसमें चला गया और उसी से मैं बहुत ज़्यादा, मुझे देश के अलग अलग जगहों पर आया। उड़ीसा भी मैं कई बार उस कार्यकाल में आया। फिर मैंने, आप लोग जानते होंगे, टेलीग्राफ नाम का, पहले एशियन एज में मैं था, MJ अकबर का अखबार एशियन एज, वो भी कलकत्ते से भी निकलता था, मतलब भुवनेश्वर से भी निकलता था, उसमें मैं शामिल हुआ। फिर मैंने टेलीग्राफ में मैं 25 साल रहा और मैं एसोसिएट, फिर मैंने वहाँ से मैंने छोड़ दिया और फिर मैं अभी एक थिंक टैंक है ORF, उससे जुड़ा हुआ हूँ और लिखने पढ़ने का काम अब फिर वही ऊपर वाले की कृपा से मेरी अब 11 किताबें हो गई हैं। हर जर्नलिस्ट का एक ऐसे इच्छा रहता है कि अगर उसका लेख या फिर जो भी न्यूज़ कर रहा है ना, उस न्यूज़ से किसी ना किसी को बेनिफिट हो। ये एक इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है। तो आपने ऐसे कभी कुछ खबर बनाया जिससे किसी का जिंदगी में कुछ बदलाव आया? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, और हर एक आदमी का सामाजिक दायित्व होता है। तो एक मैं आप छोटी सी, वो तो बड़ा एक मतलब OTT में एक सीरियल बन सकता है। तो एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में कोई अज्ञात व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा कि आपको पता है कि नारायण दत्त तिवारी जो बहुत बड़े देश के नेता थे और वो जो थे वो उस समय आंध्रा के राज्यपाल थे। तो उन्होंने कहा कि ND तिवारी जी का एक बेटा है और जो बेटे को वो अपना बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं। तो सिर्फ फ़ोन आया और ये करके उस आदमी ने फ़ोन कट कर दिया। अब मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई, तो मैंने उस व्यक्ति का पता किया कि जो तिवारी जी का अपने आप को बेटा, तो मैं उससे गया और उसको आश्चर्य भी हुआ। उसने मुझे सब, उसने केस कर रखा था दिल्ली हाई कोर्ट पे। तो मैंने उसकी कहानी लिखी टेलीग्राफ में एक फ्रंट पेज पे कि नारायण दत्त तिवारी जो एक राजनेता है, उनका एक बायोलॉजिकल बेटा है और उसका ये सब उसने मुकदमा कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वो समाचार पत्र में छपा और बड़ा हंगामा हुआ और तिवारी जी ने उसको लेकर के काफ़ी नाराज भी हुए और मुकदमे की जो धमकी दी जाती है और केस चला। फिर वो DNA टेस्ट हुआ और वो देश का अकेला उदाहरण था कि जो एक मतलब लड़के ने एस्टेब्लिश कर दिया कि वो जो है तिवारी जी का बेटा है और तिवारी जी ने उसको बाद में स्वीकार भी कर लिया और जो महिला जिनका वो बेटा था उससे तिवारी जी ने शादी भी कर ली। और फिर वो पूरा परिवार मेरे पास आया और उन्होंने मुझे एक तरीके का धन्यवाद दिया कि आपने हमें एक फैमिली से जोड़ दिया। हाँ। तो मुझे आपने जो कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को लगता था कि लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि क्यों आप निजी जीवन में घुस रहे हो, ये कर रहे हैं, लेकिन एक मैंने सामाजिक दायित्व का परिचय देते हुए किया था और वो शुक्रगुजार हुए। पर बाद में जब वो लोग भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं फिर लोग को, और जो पर्सनल, तो मुझे लगा कि देखिए मीडिया की क्या पावर होती है। इस तरीके से एक बार एक नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन देश के एक बहुत बड़े एक इलेक्शन कमिश्नर थे और वो इलेक्शन कमिश्नर ने नेपाल के इलेक्शन कमिश्नर से शादी कर ली थी। तो मुझे पता चला, मैंने वो खबर फिर टेलीग्राफ अखबार में फ्रंट पेज पे छपी और बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि वो जो हमारे देश के जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो मुसलमान थे और जो नेपाल की जो इलेक्शन कमिश्नर थी वो हिंदू धर्म से। तो वो हंगामा हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उनकी फिर भी शादी हो गई और वो उन्होंने बाद में फिर जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि आपने जो था न्यूज़ किया और मेरा वो हो गया। तो इस तरह से साथियों मेरा कहना है कि चुनौती होती है, लेकिन बाद में अगर आपकी नीयत अच्छी हो
और वो बहुत सारी पब्लिक गुड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें ये देखना होना है, लाभ हानि की बात नहीं होती। और मुझे राजनेताओं से बहुत करीबी से, फिल्म अभिनेताओं, तो मैंने किताब लिखी नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर एंड पॉलिटिक्स, कि मुझे लगता था कि जो फिल्म के जो लोग हैं फिल्मी दुनिया के, वो उनको भी सामाजिक जीवन में वो कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने पूरी किताब लिखी, जैसे मैंने लिखी भारत के प्रधानमंत्री, तो मैंने फूलन देवी से मिला, मैं चंद्र स्वामी से मिला, उन सब के ऊपर भी एक मेरी किताब है साथियों, वो सब अमेजोन पे उपलब्ध है। उसका नाम है लीडर्स सिटीजन्स पॉलिटिशियंस। तो मैंने वो किताब लिखी जो 50 लोगों का जो दिवंगित हो गए, मतलब गुजर गए, उनके बारे में मैंने, लेकिन उनका कोई वाहवाही नहीं लिखी, उनका एक राजनीतिक आकलन किया है। और मैंने हाउस ऑफ सिंधियाज ऑल्सो एक नाम की किताब लिखी, सिंधिया राजघराने के ऊपर। तो आप लोगों को दिलचस्पी हो तो आप उसको देखें अमेजोन में। श्योर, मैं सारे लिंक्स इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पर ये वाला सवाल पूछना था कि कुछ घटनाएं आपने बताया जैसे कि उन लोगों को बेनिफिट हुआ, पर ऐसे कभी हुआ है क्या आपने चाहा है किसी को बेनिफिट हो, आपने कोशिश भी किया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आज तक भी आपका वो अफसोस है? नहीं, देखिए, मैं एक राजनीतिक संवाददाता हूँ, तो राजनीतिक रूप से जो खबरें लिखी जाती हैं वो लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनकी इमेज खराब होती है और वो कई बार चुनाव हार जाते हैं, तो वो चीज़ का होता है। लेकिन और लोगों को बहुत ज़्यादा ये दबाव होता है कि साहब आप तो अपने हैं, मतलब जैसे गैर भाजपा राजनीतिक दल, उनको लगता है कि अब जब मैं उनकी आलोचना करता हूँ तो उन्हें अटपटा महसूस होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकिन हमारी देखिए जो लॉयल्टी होती है, मतलब मेरी जो जर्नलिज्म के प्रति जो है कि वो है, वो उसके जो रीडर है, पाठक है, उसके प्रति होती है। तो उसमें करके बहुत सारे, तो हम किसी को खुश करने या नाराज़ करने के लिए नहीं लिखते हैं, लेकिन राजनेता क्या करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वो बात करना बंद कर देते हैं, वो उस चीज़ को अच्छे। मैंने सोनिया गांधी की जीवनी लिखी, उसका नाम है सोनिया बायोग्राफी, वो मेरी पहली किताब थी। तो उसमें कुछ संदर्भ ऐसे थे जो सोनिया गांधी के लिए अच्छे नहीं थे, तो वो वहाँ के ऊपर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसमें मैं मतलब क्या कर सकता हूँ। तो उस पर एक फिल्म बनने लगी, फिर एक मोनिका बेलुची, बहुत बड़ी इटालियन एक्ट्रेस है, फ्रेंच, वो उसका सोनिया गांधी का वो पात्र निभाने वाली थी। फिर कांग्रेस ने मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया कि निष्ठा को लेके कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें मैंने ऑलरेडी कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई कर रखी थी। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, ये सारे के सारे चैलेंजेस होते हैं, लोग नाराज़ होते हैं। मेरा मानना ये था, और मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहूँगा, मैंने सोनिया गांधी पे 2002-2003 में लिखा, क्योंकि वो 98 में, जैसा आप जानते हैं, वो सार्वजनिक जीवन में आई थी। लोग उनकी आलोचना करते थे या तारीफ करते थे, लेकिन किसी को ये आंकलन नहीं था कि हु इज सोनिया गांधी। तो मेरा एक जनता के सामने वो प्रस्तुत करना था कि क्या उनके बचपन की कहानियाँ, वो कहाँ पढ़ी, क्या उनकी चीज़ें थी, उनकी लीडरशिप में क्या कमी रही। राहुल गांधी की बहुत तारीफ है, लेकिन बहुत सी नेगेटिव चीज़ें। अब आलोचना जो है हमारा एक धर्म है कि अगर हम आलोचना नहीं करें, हमारा पत्रकारिता का काम जो है वो तारीफ करना नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। अखबार में एक बड़ा मशहूर मतलब कोटेशन है, वो यही होता है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो लोग न्यूज़ क्यों सुनना चाहते हैं? न्यूज़ कोई जब उनको अटपटी चीज़ समझ में आती है, वो देखना या सुनना चाहते हैं। बहुत सारे राजनेताओं को आपने मिला है या फिर किसी को ऐसे मिला कि और आपकी जो मीटिंग है वो एक इंटरेस्टिंग घटना में परिवर्तन हो गई, तो ऐसे कुछ हुआ है क्या? जी, बहुत ज़्यादा ये, और बहुत दिलचस्प, क्योंकि देखिए एक जो, जैसे मैं टीवी में था, मैं यहाँ आया, जानकी बाबू मुख्यमंत्री थे, तो उनका मतलब व्यक्तित्व समझने में, या गिरधर गुमांग थे जो मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से वो मुझे अपना बड़ा करीबी मतलब मानते थे, बड़ा मुझसे मिलके बड़ा उनको अच्छा लगता था। मुख्यमंत्री जब वो बने, तो उसके बाद में फिर आपको जानती होंगी, आपको शायद उस समय भी आपकी पैदाइश नहीं भी होगी, सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और उससे बहुत ज़्यादा उससे डैमेज हुआ था। तो उस समय मैं टेलीग्राफ में था, तो हमने उसके अगेंस्ट कि कैसे गिरधर गुमांग से नहीं संभल रहा है। गिरधर गुमांग बड़े नाराज़ हो गए कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फिर उनको हटा भी दिया गया था। तो इस तरह की राजनीति में जो होता है, बहुत सारे केपी सिंह थे और बहुत से ऐसे हमारे यहाँ, मतलब ओडिशा के भी बहुत सारे नेताओं से बहुत ही मेरा निजी जीवन में मतलब उनसे एक परिचय रहा, उठना बैठना रहा। माधवराव सिंधिया जो यहाँ के इंचार्ज थे उड़ीसा के, उनके साथ भी मैं 1-2 बार यहाँ उड़ीसा आया, और मैंने देखा कि यहाँ की नेशनल लेवल में जो लीडर है उनमें से किसी के नेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने सोनिया गांधी का जिक्र किया, अर्जुन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, तमाम कोई ऐसा, मुझे शरद पवार, मैं आपको बताऊँ शरद पवार की, कि शरद पवार जी मुझे अपने घर ले गए, मतलब बारामती में उनका बहुत बढ़िया घर है, और उन्होंने बहुत, बारामती आप जाइए कभी देखिए तो एक क्या विकास क्या होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है वहाँ बारामती
एक छोटा सा मतलब महाराष्ट्र का मुंबई से दूर भी है, पुणे से आगे है। तो मैं उनके साथ रहा, उनके घर में रहा, उनकी पत्नी ने मुझे अपने मतलब जैसे खुद से बना के खाना खिलाया, ये करा। और उसके बाद मैं उनके चुनाव में भी था, और उस समय आपको याद होगा कि एक वो जो अभी एनसीपी है वो बनी थी, तो उनसे और जो ये एक जो मेघालय के लीडर थे, आप लोग जानते होंगे पीए संगमा, तो संगमा भी उस पार्टी में थे। तो संगमा और इनमें विवाद हो गया कुछ शरद पवार जी पे, क्योंकि संगमा मेघालय के थे, वो महाराष्ट्र के थे। तो मैंने उस पर एक रिपोर्ट लिखी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन प्रणब संगमा एंड शरद पवार। दोनों नाराज हो गए, और उन्होंने अभी सरकार जो हमारे टेलीग्राफ के मालिक थे उनके ऊपर शिकायत करी, लेकिन वो बात सही हुई, फिर संगमा अलग हो गए, वो अलग हो गए। तो ये, और उनको लगता था कि शरद पवार को कि मैंने उनका साथ एक तरह से एक धोख, क्योंकि मैं उनके घर में रहा और उनके परिवार के साथ रहा, और उन्होंने मुझे दिन में 3 बार खाना खिलाया, तो एक वो लगता था, प्रेशर होता था। माधव सिंधिया से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। माधव सिंधिया ने भी मेरे बारे में शिकायत करी, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि सिंधिया जी आपको जैसे जानते हैं क्रिकेट में उन्हें बड़ी रुचि थी, तो वो एक बार एमपीज का डेलीगेशन लेके वेस्ट इंडीज जा रहे थे, जो अमेरिका से आगे है। तो मैंने उसकी स्टोरी कर दी कि ये जो है ना, ये चुनाव होने वाले हैं अमेरिका के 1999 के, और सिंधिया जी वहाँ जा रहे हैं। तो सिंधिया जी को बड़ा बुरा लगा। फिर उन्होंने जो था, तो बहुत से मुख्यमंत्रियों ने और राजनेताओं ने, मैं बहुत सारे किस्से हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शिकायत करी, आलोचना करी। तो लेकिन वो आलोचना जो है वो एक तरीके से मेरे पास वो बैज ऑफ ऑनर कि मतलब कुछ ना कुछ मैंने सही किया, कि मैंने व्यक्तिगत किसी के ऊपर हमला नहीं करा। जो पॉलिटिकल चीजें होती थी उनको जिक्र किया, और वो उनको पसंद नहीं आया। तो मुझे लग रहा है आपकी बात से कि जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। जी, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि अपनी तरफ करने का, जैसे आज पूरा एक गोदी मीडिया वगैरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो हमारे समय में एक उसकी लेन देन का भाव नहीं था, एक वैचारिक रूप से लोगों का होता था कि एक झुकाव हो या दूसरी तरफ हो, लेकिन इस तरह का ट्रांजेक्शनल वो नहीं होता था। आज जो है बड़ी पत्रकारिता में विषम स्थितियां आ गई हैं, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा मीडिया में भी हज़ारों लोग हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट बहुत सारे हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, 900 से ज़्यादा चैनल हैं। तो अब राजनेताओं के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है कि अपनी मन की बात वो मतलब मन तो की बात। इसीलिए दिख रहा है कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा कहीं पे इधर उधर केस हो जाता है, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपके समय में तो प्रेशर रहता था कि वो नाराज हो जाए या फिर कुछ कर दे ऐसे, पर अभी तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब इधर करियर बचाने का या फिर काम कंटिन्यू रखवाने का, ये सारा प्रेशर रहता ही, और इंडिविजुअल भी। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले हमारे समय में इतनी मतलब खून खराबी की नौबत नहीं थी। आज दिक्कत ये है कि जिले के स्तर के ऊपर या जो छोटे शहरों में या वहाँ के ऊपर बड़ा लोगों को एक उनकी जो फिजिकल हार्म का खतरा होता है, या महिला हो कि उसके तरह तरह की धमकियाँ और बड़ी गंदी और गलत चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो ये जो है ये पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज का पत्रकार जो है, खासतौर से जो किसी बड़े प्रतिष्ठित मतलब मीडिया ग्रुप से ना जुड़ा हो, उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस होती है। उसे पुलिस से भी खतरा है, पॉलिटिशियन से भी खतरा है, लोकल गुंडों से भी खतरा है, जो बड़े बड़े माफिया हैं, मतलब लैंड माफिया, लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, मतलब एक पूरा 50 माफिया का जिक्र कर सकता हूँ। तो वो आज इस तरह का बहुत ज़्यादा एक चैलेंज आ रहा है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, देखिए लोग हमेशा कहते हैं कि मीडिया इज़ द फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ है, लेकिन मित्रों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में पत्रकारिता को या पत्रकार को कोई अलग से कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। वो मतलब उतना ही इंसान है जैसा कोई खेत में काम करने वाला किसान, डेली वेज अर्नर जो होता है, जो मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, या कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर। हम वी आर नॉट अ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, हमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। और यही बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि इतनी सारी धाराएं होती हैं, कानून बहुत है। और देखिए मैं एक और बात, इस बात से मैं बात समाप्त करता हूँ। हमारे देश में देखिए आर्थिक सुधार हुए जो मनमोहन सिंह ने किए, नरसिम्हा राव के समय, लेकिन हमारे यहाँ समाज सुधार नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ लीगल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। और इसकी वजह से हमारे यहाँ अंग्रेजों के ज़माने के काले कानून बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और पुलिस के पास में अभी भी पुलिस का वही मतलब ये है कि डंडा मार के जो डिसिप्लिन करना, लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये दमन का काम है। इसीलिए आप चाहे वो मणिपुर में देखें, चाहे जम्मू कश्मीर में देखें, चाहे तमाम जगह के ऊपर आपको अन्याय के बहुत लंबे लंबे
किस्से मिलेंगे। एक बार मैंने देखा अंधों बेचारे अंधे प्रदर्शन कर रहे थे, अंधों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, मतलब आज भी मुझे आंसू आ जाते हैं, मैं जब वो ध्यान करता हूँ। अंधे बेचारे, वो उन्हें पता नहीं था किधर भागे, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे और पुलिस उन पर डंडे बरसा रही थी। क्या ये आज़ादी का हमारा वो था, जैसा फैज़ अहमद फैज़ ने कहा, ये वो सुबह तो नहीं जिसका हमें इंतजार था। वही दुख है, आज के समय को हम देखें तो वही दुख रहता है कि ये वो सुबह नहीं जिसका हमें इंतजार था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल से भी थोड़ा सा समय निकल के हमारे साथ बात किया। आप फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो बुक्स है उनका आप चाहे तो खरीद सकते हैं। आज के लिए उतना ही।